प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और कमियां गिना रहे हैं। कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई हैं और खुलकर कमेटी रिपोर्ट का बचाव कर रही हैं। सवाल आपके मन में भी होगा कि ये कितना सही है और कितना गलत। अपने इस खास वीडियो में आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस प्रस्ताव में क्या है। देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का झंझट अब खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा विधानसभा के लिए अलग और नगर निकाय पंचायतों के लिए चुनाव में अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खोती है या भंग होता है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाने पर विचार किया जाएगा। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी कारणवश एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तारीख में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। आपको बता दें, जिस कमेटी ने सिफारिश की है उसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने 62 राजनीतिक दलों में से संपर्क किया। इनमें 47 ने अपना जवाब दिया है। 15 राजनीतिक दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ एक चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। कमेटी ने बताया कि राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने इसका समर्थन किया है। इसे लेकर मोदी सरकार का प्लान क्या है वो भी जान लीजिए। मोदी 3.0 अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू कराने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री यह बात साफ कर चुके हैं कि एक क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में प्रस्तावित होता है, उस समय इसे पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के लिए अभी कुछ महीने का वक्त बचा है। इस दरमियान क्रियान्वयन कमेटी इसे लागू करने के उपायों पर देश भर में चर्चा करेगी और उनकी चिंताओं और सुझाव पर विचार करेगी। सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश भी करेगी। एक देश एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगा जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती संविधान संशोधन की होगी। इसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। आम चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा गर्माता रहा है। विपक्ष इसे हथियार बना सकता है और नैरेटिव सेट कर सकता है। एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं। एक आशंका यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में आ जाएगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग देश के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान होगा। क्षेत्रीय मुद्दों की बजाय वोटर राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने संकट हो सकता है। वोटर्स के फोकस में राष्ट्रीय पार्टियां ही रहेंगी। अब जान लीजिए कि एक देश एक चुनाव से क्या फायदा होगा। फायदा यह होगा कि देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना पड़ेगा। विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। अभी आचार संहिता के चलते विकास कार्य ठहर जाते हैं। पुलिस से लेकर अन्य सरकारी अफसर चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। आम लोगों को तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी राज्यों में चुनाव होते हैं तो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्षी पार्टी की सरकार का खुला विरोध करना होता है और वहां के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाकर हमला करते देखा जाता है। एक देश एक चुनाव से केंद्र और राज्य के बीच तनाव की स्थिति नहीं बनेगी।
संसाधन से लेकर धन तक की बचत होगी। बड़ा तर्क पैसों की बचत का दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का खर्च और केंद्र विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार उठाती है। अगर किसी राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो तो फिर केंद्र और राज्य मिलाकर खर्चा उठाते हैं। विरोध में पार्टियां क्या नुकसान बता रही हैं, ये भी आपको बता देते हैं। प्रस्ताव का विरोध करने वाली पार्टियों ने आशंका जताई है कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। यह लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है। क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाला जा सकता है, राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके कारण राष्ट्रपति शासन की सरकार का सिस्टम बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आप, कांग्रेस और सीपीआईएम ने प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज किया है कि ये लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यह व्यवहारिक नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है। ऐसा करना संविधान और संघवाद के खिलाफ है। देश इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा, ये योजना चुनाव का निजीकरण करके नतीजे बदलने को तो नहीं है। ऐसी आशंका जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए इसके पास मानवीय और अन्य जरूरी संसाधन नहीं है। इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।